बनारस, जिसे आप काशी या वाराणसी के नाम से भी जानते होंगे, इस शहर का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि ये धरती खुद। बनारस को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहती हुई गंगा में अगर आपने डुबकी लगाई तो आपके पूरे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपको बाई चांस काशी में मृत्यु मिलती है तो आपको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो कुछ ऐसा ही है बनारस का इतिहास। सो चलिए लेकर चलते हैं आपको बनारस के इस खूबसूरत सफर पे। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैंने बनारस विजिट किया था उस समय देव दीपावली थी और वीकेंड भी था। सो काफ़ी ज़्यादा रश भी था उस टाइम पे। एंड उस रश में भी हम लोगों ने काशी विश्वनाथ टेम्पल, भैरव बाबा के टेम्पल और गंगा आरती, दशाश्वमेध घाट की ये सब कुछ अटेंड कर ली थी। सो इस व्लॉग को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको बनारस में कभी भीड़ का सामना करना पड़े तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उस भीड़ को अवॉइड करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्वागत है आपका बनारस के सेकेंड ब्लॉग में। सो जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, हमने देव दीपावली वाले दिन हम बनारस आए थे और हमने कल देव दीपावली बहुत अच्छे से एंजॉय करी। जितने भी शोज़ थे, फायर शो, लेज़र शो, सब हमने एंजॉय किया, बोट राइड करी। उसका पूरा ब्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सो आप उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप उस ब्लॉग को जाके चेकआउट कर सकते हो। 16 नवंबर देव दीपावली का नेक्स्ट डे है और आज हम बनारस एक्सप्लोर करने निकले हैं क्योंकि अभी हमारे पास 2 दिन है, 15 और 16 और 17 और है हमारे पास। हम 17 की रात को रिटर्न कर रहे हैं दिल्ली। सो आज की हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन से। यहाँ से बस कुछ दूरी पे ही कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ जी का, तो अभी हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। उससे पहले हम बस थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो गर्मा गर्म कचौड़ी यहाँ पे बन रही है, बनारसी कचौड़ी जलेबी आप देख सकते हो। बहुत भीड़ है यहाँ पे भी। चलिए कचौड़ियाँ आ चुकी हैं। इसको कचौड़ी नहीं, एक्चुअली ये पूड़ी का ही आटा होता है, इसमें ये कुछ मिक्स करते हैं, बेदमी पूड़ी टाइप का। तो ये बहुत ही फेमस है बनारस, मैंने लास्ट टाइम भी यही खाई थी। और इसके साथ इन्होंने दी है आलू की सब्ज़ी और चटनी, काफ़ी टेस्टी है। आई थिंक ये 30 रुपये की प्लेट है ना। 30 रुपये की प्लेट में आप ये देखो, सब्ज़ी में न्यूट्रीला भी डाला हुआ है, मतलब सोया चंक्स भी पड़े हुए हैं, आलू भी है और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की है। मतलब इससे सस्ता और इससे अच्छा मैंने कहीं पे भी ब्रेकफास्ट आज तक नहीं किया। अगर आपको बनारस का रियल कल्चर एक्सपीरियंस करना है तो डेफिनेटली यहाँ का आपको स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे कुछ फेमस जगह हैं जो मैं यहाँ पे नाम अभी आपको मेंशन कर रही हूँ, आपको यहाँ तो ज़रूर जाना ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी दिखे ना, लोकल गली नुक्कड़ में कोई भी अगर आपको ठेला भी दिख रहा है ना, उसका भी खाना इतना ही टेस्टी होगा जितना कि इन जगहों का है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब बनारस विजिट किया है, मैं कभी भी फेमस शॉप के पीछे नहीं भागी हूँ। मुझे जहाँ जो मिला है मैंने वो खाया है और वो उतना ही लजीज और उतना ही फ्रेश लगा है जितना कि बाकी दुकानों का खाना। अब बारी थी हमारी काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने की। इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको काशी विश्वनाथ के टेम्पल के कॉरिडोर की पिक्चर्स चाहिए तो आप मणिकर्णिका गेट के एंट्री पॉइंट से एंटर कीजिए और वहाँ से आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल का गंगा द्वार मिलेगा, जहाँ पे एटलीस्ट आपको कॉरिडोर तक मोबाइल या कैमरा ले जाने की परमिशन मिल जाती है। अभी हम लोग मंदिर के कॉरिडोर में आ चुके हैं एंड ये है गंगा द्वार गेट। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आपको कॉरिडोर तक मोबाइल ले जाने की परमिशन मिल जाती है, अदरवाइज़ आपको सारे कैमरे वगैरह सबमिट करने होते हैं बाहर ही गेट पे। तो आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप इस गेट से एंट्री कीजिए, गंगा द्वार गेट से, सो दैट आपको थोड़ा बहुत यहाँ तक आप अभी कैमरा लेके जा सकते हैं। इसके आगे अभी हमें सबमिट करने पड़ेंगे। और ये मंदिर जाने की लाइन आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू होके और ये अंदर मंदिर की तरफ जा रही है। चलिए जाते हैं लाइन में लगने के लिए और कहा जा रहा है कि आगे मोबाइल सबमिट कर दिया जाएगा।
प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी हम लोग काशी विश्वनाथ से निकल के, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी एंड मंदिर भी क्लोज़ होने वाला है। अप्रॉक्स 11:30 बजे मंदिर क्लोज़ हो जाता है, दोबारा 12:30 ओपन होगा। तो हम लाइन में ना लग के अभी हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे 2 बजे के करीब, सो दैट हमें लाइन थोड़ी कम मिले, तब करेंगे विश्वनाथ जी के दर्शन। एक मुझे लड़का मिला था वहाँ पे लॉकर रूम के पास में ही, उसका नंबर ले लिया है मैंने। उसने ही रास्ता बताया, काल भैरव का मंदिर के सामने से ही शॉर्टकट जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर है काल भैरव टेम्पल काशी विश्वनाथ जी से। तो बस अभी हमने चलना शुरू कर दिया है और अभी देखते हैं कि कितना दूर चलना पड़ता है हम लोगों को मंदिर के लिए। अगर आपको बनारस में अपना टाइम सेव करना है और आपको वहाँ की गलियों में फालतू का भटकना नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ के लोकल्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप किसी भी शॉप वाले भैया से या किसी भी आप सड़क पे चलने वाले लोगों से पूछ सकते हैं कि यहाँ का रास्ता बता दीजिए। वो बहुत ही पोलाइटली आपको गाइड करेंगे और आपको सारे शॉर्टकट्स भी बता देंगे। बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने वहाँ से आने के बाद ये पता किया था कि जब भी आप बनारस जाएं तो सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करें, क्योंकि वो काशी के कोतवाल माने गए हैं, और उसके बाद उनकी परमिशन लेके ही काशी विश्वनाथ जाएं। तो हमारे लिए ये वाला डिसीजन हमारे फेवर में ही हुआ कि हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन पहले करने को नहीं मिले और हमें वहाँ से काल भैरव जाना पड़ा। विश्वनाथ मंदिर से काल भैरव मंदिर जाएंगे तो कई फेमस राम भंडार आपको यहीं पे मिलेगा। कहा जाता है इसकी कचौड़ी बहुत फेमस है, तो हम तो ऑलरेडी खा चुके हैं, सो हम नहीं खाएंगे अभी यहाँ पे, बट आप ये नोट कर लो। काशी विश्वनाथ से काल भैरव आते टाइम आपको श्री राम भंडार मिलेगा, वो भी किन्हीं गलियों में। ये रहा ठठेरी बाज़ार में, ये एड्रेस है श्री राम कचौड़ी का। जो काल भैरव मंदिर है वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम यहाँ पे ही अपना सामान रख रहे हैं और प्रसाद लेकर के बैक गेट से, यहाँ से कह रहे हैं इस गेट से कि आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। अगर आप इधर जाओगे मेन गेट से तो 2 घंटे लग रहा है। तो अभी हम बैक गेट से जाने का ट्राई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम हमारे पास भी नहीं है। बैक गेट से भी लाइन है बहुत लंबी, लग नहीं रहा है आधा घंटा लगेगा। सो मैं आपको बता दूं, मेरी सारी होप्स ख़त्म हो गई थी। मेरी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इतनी लंबी लाइन देख करके। हमें लग नहीं रहा था कि हमारे उस दिन काल भैरव जी के भी दर्शन हो पाएंगे, बट समहाउ पता नहीं कैसे मुझ में आइडिया आया। मैंने उठी वहाँ पे, मैं एक तो बैठ गई थी कि भाई मुझसे चला नहीं जा रहा है, दूसरा मैं उठी और मुझ में पता नहीं कहाँ से ताकत आई और मैंने वहाँ पे जाके लोकल से बात करनी शुरू की। एंड वहाँ पे जो लाइन में लोग लगे थे ना, उनमें से मैंने देखकर पहचाना कि हाँ ये बनारस के लग रहे हैं। मैं उनके पास गई, मैंने बहुत ही पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी शाम की फ़्लाइट है और हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे दर्शन रह जाएंगे। तो उन्होंने हमारी ये सुन करके हेल्प करी और उन्होंने हमें अपने आगे लगा लिया। सो एक तो यही मैं कहूँगी कि अगर इतनी भीड़ है बनारस में और आप बाहर से आए हैं बनारस में, तो एक आपके पास एक होप रहती है कि अगर आप वहाँ के लोकल से रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है वो आपकी मदद करें और आपके दर्शन अच्छे से हो जाए। फिर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा जब हम लाइन में लग गए। हमें सिर्फ मुश्किल से हाफ एन आवर लगा, क्योंकि हम काफ़ी आगे लग गए थे लाइन में और हमें बहुत प्यारे काल भैरव जी के दर्शन प्राप्त हुए। फाइनली काल भैरव जी के दर्शन हमने कर लिए हैं और हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था लाइन बहुत लंबी थी, बट हमने मैंने किसी ना किसी तरीके से किसी लोकल से बात करके लाइन के बीच में लगी, तब जाके हमें हाफ एन आवर में दर्शन मिले हैं और काफ़ी सुंदर दर्शन थे। बहुत अच्छा लगा, उस फीलिंग ही अलग थी उस मंदिर की। अब नेक्स्ट प्लान ये है कि अब हम जाएंगे काशी विश्वनाथ में अगेन और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है, सिचुएशन है, क्योंकि बोल रहे हैं कि या तो आप रात को दर्शन कर लो तो कम लाइन लगेगी, या तो आप 2 बजे आओ। तो अभी 12:30 हो रहा है, 2 बजे तक हम काशी विश्वनाथ पहुँचते हैं और फिर वहाँ के दर्शन करते हैं। बट तब तक मेरी बात हो चुकी थी मेरे एक लोकल कनेक्शन से। उन्होंने मुझे पहले ही एडवाइस कर दिया था कि आप मंदिर के अगर सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो रात के टाइम जाइए, शयन आरती के टाइम। तो हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था काशी विश्वनाथ का और अब हम शाम को इवनिंग में दर्शन करने वाले। सो अभी हमें चलते चलते लक्ष्मी चाय वाला दिखा है। ये
पड़ रहा है चंद्रघाटा माता मंदिर के जस्ट सामने वाली गली के अंदर। तो लक्ष्मी चाय वाले पे पहले चलते हैं और थोड़ा सा चाय पी के देखते हैं, बिकॉज बहुत फेमस है, बनारस की है। लक्ष्मी चाय वाला बनारस में सन 1950 से है और ये चाय वाला काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी मल्टीपल चेन्स हैं और लोग यहाँ पे लाइन लगा के लिटरली चाय और वाइट बटर टोस्ट खाने आते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा इस वीडियो में आपके लिए। सो अगर आप कभी बनारस जा रहे हैं और लक्ष्मी चाय वाला जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये रिव्यू देख करके फिर आप डिसीजन लें। अच्छा, आपको लक्ष्मी चाय की टाइमिंग दिखा देती हूँ। ये सोमवार से शनिवार लिखा है सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है और रविवार सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक। मतलब ओनली संडे को कम देर के लिए खुलता है, बाकी पूरे दिन सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है लक्ष्मी चाय वाला। और यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे और हमारे पास कैश नहीं था, तो बहुत हम लोगों ने बात करी तो अब जा करके माने, वरना अदरवाइज़ अगर आप लोग आ रहे हो तो कैश लेके ही आओ, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट लेते नहीं हैं। या फिर मे बी अभी देव दीपावली की वजह से जैमर लगाया हुआ है तो नेटवर्क थोड़े कम आ रहे हैं, इस वजह से इन्होंने मना कर रखा है अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए। और ये सिटिंग का अरेंजमेंट है, यहाँ पे सामने भी सिटिंग है, इन्हीं की शॉप है, इसके पास में भी इन्हीं की शॉप है और काफ़ी बहुत बड़ा है ये एक्चुअली लक्ष्मी चाय वाला। चाय वाले की तरह लग नहीं रहा है एक्चुअली, बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा टोस्ट आ गया है। ये है वाइट बटर टोस्ट विथ नमक और चाय का साइज़ देख लीजिए आप, 15 रुपए की चाय है और ये साइज़ है। एक घूट चाय के 15 रुपये। अभी टेस्ट करके बताते कैसी है। बहुत ज़्यादा पकाई हुई है, ठीक है, आई मीन बहुत ज़्यादा गाढ़ी हुई चाय है, थोड़ी सी मुझे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे, बट अदरवाइज इट्स गुड। एक नॉट गुड, ओके इट्स नॉट गुड एक्चुअली। मेरी फ्रेंड ने टोस्ट भी टेस्ट किया है, नॉट गुड। हाँ, मतलब 40 रुपए का टोस्ट है और आप साइज़ देखो, इतनी छोटी सी ब्रेड है और उस पर थोड़ा सा वाइट बटर लगाया है। आई मीन 40 रुपए के हिसाब से तो नॉट वर्थ इट। दोस्तों सच बता दूँ, इससे ज़्यादा टेस्टी तो हमने जो बाहर ठेले पे चाय और कचौड़ी खाई थी ना, वो अच्छी थी इससे। अगर आप बनारस कभी विज़िट करें तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप वहाँ पे आराम से जाइए, 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लेके जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे आपको सभी घाटों के आसपास इतने सारे अनोखे मंदिर देखने को मिलेंगे जिनके बारे में, जिनकी हिस्ट्री आपको शायद पता भी नहीं होगी कि इतनी पुरानी है। तो उस दिन हम भी कुछ ऐसे ही मंदिरों में विज़िट करते हैं और चलिए आपको भी लेकर चलते हैं कुछ ऐसी ही जगहों पे। सो इस टाइम पे हम लोग बैठे हैं मणिकर्णिका घाट से थोड़ा सा आगे और हमारे सामने एक बहुत ही फेमस टेम्पल है बनारस का, श्री रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। सो इस मंदिर की ये विशेषता है कि ये थोड़ा सा एक साइड को टिल्टेड है। आप देखो तो ये मंदिर सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। जो वर्ल्ड में इकलौती बिल्डिंग मानी जाती है, दी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, उसकी जो टिल्टेड वाला जो डिग्री एंगल है वो है 4 डिग्री और ये मंदिर उससे भी ज़्यादा, इस मंदिर का जो एंगल है दिस इज़ 9 डिग्री। तो ये उस बिल्डिंग से भी ज़्यादा टिल्टेड है। तो इसकी एक तो ये खास बात है और दूसरा ये पूरी तरीके से गंगा जी में सबमर्ज्ड है। बस कुछ ही महीने होते हैं जब ये मंदिर शायद ओपन होता है, जब पानी इसका एकदम नीचे चला जाता है और तब भी ये मंदिर पूरी तरीके से वेल प्रिजर्व्ड है, तब भी यहाँ पे लोग आकर के दर्शन वगैरह करते हैं। सो ये देख लीजिए आप, बनारस का बहुत ही आइकॉनिक और हिस्टोरिक टेम्पल रत्नेश्वर महादेव। आप मेरे पीछे जो गली देख रहे हो, कुछ ऐसी फीलिंग नहीं दे रही है कि जो ब्रह्मास्त्र में केसरिया वाला सॉन्ग है, वैसी ही स्टेयर्स लग रही है ये। यहाँ पे फ़ोटो शूट भी चल रहा है एंड बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे केसरिया सॉन्ग में आई थी। हाय गाइस, सब्सक्राइब।
अब हम जा रहे हैं श्री मणिकर्णेश्वर महादेव मंदिर में, जिसके बारे में हमें वहाँ के लोकल्स ने ही बताया था कि काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और उसकी जो शिवलिंग है वो ज़मीन से कुछ 30 फीट नीचे है। और जहाँ पर बाई चांस जिस टाइम हम पहुँचते हैं तो शिव जी का रुद्राभिषेक भी चल रहा होता है। सो बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी उस पूजा में शामिल होने की, और उन्होंने बहुत प्यार से, पंडित जी ने बहुत प्यार से हमें वहाँ बैठाला और हमें पूरा रुद्राभिषेक करने का मौका दिया। बहुत अच्छा रुद्राभिषेक देखने के बाद हम लोग निकले हैं अभी शिव जी के मंदिर से, और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने माता संकटा देवी के। जब हम माता संकटा देवी टेम्पल पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन रखा था। आंटियाँ मिलकर के भजन कीर्तन कर रही थी और बहुत ही प्यारी सी डिवाइन सी फीलिंग थी। तो संकटा माता मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का, काशी का वन ऑफ द प्राचीन मंदिर, जहाँ पे महादेव जी जब सती की डेथ के बाद आए थे, काफ़ी दुखी थे वो, तो माता ने, संकटा देवी ने उनको प्रकट होकर उनको वरदान दिया था कि जल्दी ही आप और माता पार्वती वापस से साथ में होंगे। तो ये है। और दूसरा, पांडव, जो 5 पांडव थे वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी माता से वरदान लिया था। श्री कृष्ण भगवान भी यहाँ पे आ चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे 5 शिवलिंग की स्थापना भी करी है, जो कि मंदिर के उस साइड था, हम देख नहीं पाए, जिनको 5 कल्पेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। सो इतनी मान्यता है इस टेम्पल की काशी में। तो अगर आप कभी काशी आएँ तो ज़रूर इस मंदिर को विज़िट करें और माता संकटा देवी से मनोकामना मांगें, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अब टाइम हो गया है गंगा आरती का। इट्स गेटिंग 4:45 PM और दशाश्वमेध घाट पे काफ़ी भीड़ होगी क्योंकि कल देव दीपावली थी, जैसा कि आपको पता है। तो हम जितना जल्दी हो सकता है जाकर के वहाँ पे जगह लेंगे और आगे का स्थान ग्रहण करेंगे ताकि आरती हमें फ्रंट से देखने को मिले। उससे पहले हमें एक और मंदिर मिलता है जिसकी विशेषता आप अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जाते जाते हमको किसी ने गाइड किया है, पिता महेश्वर टेम्पल नाम की जगह है काशी में। आप देखो उसकी जो शिवलिंग है वो कहाँ पे है। मैंने इस मंदिर के बारे में कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, बट ये एक मंदिर बोला जाता है कि साल में सिर्फ एक बार खुलता है और आप शिवलिंग को यहीं से जल अर्पित कर सकते हो, इस जगह से। सो काशी में तो बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिन चाहिए आपको, कम से कम 15 दिन का आपको समय लगेगा पूरा काशी और सब सारे मंदिर विज़िट करने के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ है और अभी देवी आरती का टाइम भी नहीं हुआ है। इट्स ओनली 5:15 PM और 6:30 की आरती है। 1.5 घंटे पहले से आके बैठे हुए यहाँ पे लोग, क्योंकि उनको आरती देखनी है और यहाँ पे बहुत भीड़ है। आज की डेट में बहुत भीड़ है। और ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं इसके लिए हमने 100 रुपीज़ भी पे किए हैं, पर पर्सन 100 रुपीज़ ले रहे हैं, तब जाकर उन्होंने हमें बैठने की जगह दी है। जस्ट हमारे फ्रंट ही सामने की आरती होने होगी, तो हम सबसे आगे से दर्शन करेंगे आरती के।
तो पहले जब मैं लास्ट ईयर आई थी तो कोई पैसे नहीं थे इस चीज़ के, बट इस बार इन्होंने ऐसा सिस्टम किया है कि तख्त बिछा रहे हैं और उस तख्त पे बैठाने के लिए 100 रुपये ले रहे हैं। आपको ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ये 100 रुपीज़ देने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाद में मैंने ये नोटिस किया कि जब भीड़ बढ़ गई थी, तो कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था कि किसने पैसे दिए हैं वहाँ बैठने के, किसने नहीं। सब आकर के बैठ रहे थे वहाँ पे। चलिए अब टाइम था आरती स्टार्ट होने का, और आपको भी दिखाते हैं ये डिवाइन आरती बनारस की। आई होप आप लोगों को गंगा आरती पसंद आई हो। बस अभी हम निकल रहे हैं गंगा आरती से, और अभी प्लान ये है कि कुछ खाएंगे और फिर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन जो सुबह से अब तक नहीं हो पाए हैं दोबारा ट्राई करेंगे। सो फाइनली दिन की पहली मील खाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमने सुबह तो वो कचौड़ियाँ खाई थी या तो वो लक्ष्मी चाय पे टोस्ट खाए थे। अब दिन में पहली बार हम लोग अपनी पूरी मील लेने आए हैं। ये खाना आ चुका है, और ये रेस्टोरेंट का नाम है होटल सैफरॉन, और ये पड़ता है गिरजाघर चौराहे पे। थोड़ा सा आप कॉरिडोर गदौलिया से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, गिरजाघर आएगा, उस चौराहे पे ही होटल सैफरॉन आपको दिख जाएगा। बाकी हमें तो यहाँ पे आने में थोड़ा ज़्यादा चैलेंज हुआ नहीं, क्योंकि हमारे साथ लोकल आ चुके थे यहाँ के मिस्टर अंकित। इन्होंने ही हमें सजेशन दिया है कि होटल सैफरॉन आए और यहाँ का खाना टेस्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छा होटल बताया जा रहा है ये, एंड काफ़ी सही खाना आया है। अच्छा, टेस्ट वाइज इज़ ऑल्सो गुड। एंड ये वेज कोफ्ता ऑर्डर किया है। आप कोफ्ते की हम लोगों ने दोपहर में कोई लक्ष्मी चाय वाला पे क्वालिटी देखिए, और दाल इतनी सी चाय दिया वो। सो आफ्टर हैविंग फूड अब हमारी बारी थी दोबारा से काशी भ्रमण पे निकलने की। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं माता पार्वती के 108 शक्तिपीठों में से एक विशालाक्षी देवी टेम्पल। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे माता सती का इयरिंग गिरा था, तो इस जगह पे उनका शक्तिपीठ का निर्माण किया गया। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं और इस टेम्पल में नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पे आपको माता की 2 मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। एक जो पब्लिक के लिए सबसे आगे लगी है, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सेकंड, इस मूर्ति के पीछे पुरानी मूर्ति स्थापित है, जो ओरिजिनल मूर्ति है, जहाँ पे आप साइड से बस एक झलक देख सकते हैं माता की। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हमारा इस टेम्पल में। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप काशी विश्वनाथ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी ज़रूर जाएं। सो अब वो घड़ी आ गई थी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। हम पहुँच गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल। इस टाइम रात के 9:30 बज रहे थे और हमें दिन के मुकाबले आधी से भी कम भीड़ देखने को मिली। और हम इतने लकी थे कि हम रात को होने वाली शयन आरती, जिसका टाइमिंग 10:30 बजे होता है, हमने वो भी अटेंड करी थी। दर्शन कर लिए। हर हर महादेव दोस्तों। सो फाइनली हमारे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन होते हैं कंप्लीट, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं। मात्र हाफ एन आवर लगा हमें रात के टाइम पे। कोई भीड़ नहीं थी, कोई लंबी लाइन नहीं थी। मैं अपना फ़ोन भी अंदर गेट नंबर 1 से भी अंदर गंगा द्वार है वहाँ तक लेके गई थी। मैंने कुछ वीडियो वहाँ से भी रिकॉर्ड करके डाले हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आप भी दर्शन कर लें। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको भीड़ अवॉइड करनी है तो रात के टाइम ही दर्शन करें, क्योंकि रात को बहुत कम लोग होते हैं। एक्चुअली में जो यूथ होता है ना, वही रात को जाता है। अदरवाइज़ जो भी बड़े बुजुर्ग लोग होंगे वो शायद सुबह दर्शन करेंगे या शाम को दर्शन करेंगे। रात को इस टाइम पे कोई नहीं रहता। ऊपर से रात के 10:30 बज गए थे, तो हम इतने लकी थे कि उस टाइम पे शयन आरती होती है, तो हमने पूरी आरती भी देखी है बाबा की। मज़ा आ गया, सच में दिल को सुकून मिला। एंड मंदिर के बारे में एक विशेषता आपको बता दूं कि मंदिर के बगल में ही जस्ट मस्जिद है, जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, ऑफ कोर्स आप सब जानते होंगे। सो वहाँ पे जो असली शिवलिंग है वो उस मस्जिद में है। तो जो वहाँ पे पुरानी नंदी जी की मूर्ति है वो अभी भी मस्जिद की तरफ पे ही, उनका जो मुख है वो मस्जिद की साइड है।
तो वो नंदी जी भी हमने देखे। एंड उसके बाद हमने अन्नपूर्णा माता मंदिर का भी ट्राई किया था, बट वो बंद हो गया था। 11 बजे बंद हो जाते हैं मंदिर। 10:30 पे हमने आरती अटेंड करी, उसके बाद लेट हो गया था। तो अब अन्नपूर्णा मंदिर कल करेंगे। सो नेक्स्ट डे सबसे पहले हम लोग जाते हैं माता अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करने, जिनके लिए बोला जाता है कि वो हमारी जगत जननी है और वो सब अन्नदाता बोला जाता है उनको। सो उस टेम्पल में जाने के लिए भी आपको काशी विश्वनाथ वाला रूट ही लेना पड़ता है। बट अन्नपूर्णा माता टेम्पल के लिए आपको कहीं बैग वगैरह सबमिट नहीं करने हैं, आप अपने फ़ोन्स वगैरह सब लेकर जा सकते हैं। जहाँ हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी तो हम थोड़ी देर के लिए लाइन में लगे हुए थे, बट उसके बाद हमारा ये डाउट क्लियर हो गया। इतना कन्फ्यूज़न रहता है बनारस की गलियों में कि पुलिस वालों ने भी हमें गलत बताया। वो लाइन काशी विश्वनाथ टेम्पल की है, अन्नपूर्णा माता मंदिर के लिए तो कोई लाइन है ही नहीं, आप डायरेक्टली जा सकते हो। और वहाँ पे मोबाइल वगैरह भी अलाउड होता है। बहुत कन्फ्यूज़न रहती है यहाँ पे। आप किसी लोकल के साथ घूमेंगे तो शायद आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अन्नपूर्णा माता मंदिर में जब आप विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको माता के दर्शन करने को मिलते हैं, पार्वती माता के। एंड देन आप साइड में अगर जाएंगे तो उस मंदिर परिसर में बाकी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी विराजमान हैं, तो आप सब भगवानों के दर्शन वहां पे इजीली कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद फिर एक और टेम्पल है, ढूंढीराज विनायक टेम्पल, जो कि गणेश जी को समर्पित है। कहा जाता है कि आपको इनके दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए अगर आप काशी जा रहे हैं। तो कुछ ये 4-5 मेन टेम्पल हैं जो मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाए हैं। काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद, बाकी के सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद अब हम आ चुके हैं वापस से बनारस के घाट पे। और अब हमारी लास्ट जो चीज़ बची है वो बची है बोट राइड। तो बोट राइड हमने बुक करी है सनसेट के टाइम पे, जो कि हमें शायद 10-15 घाट घुमाने वाली है, नमो घाट तक भी लेके जाएगी। सो अभी आपको हम दिखाते हैं कि नमो घाट अभी जो नया बन के तैयार हुआ है कैसा दिखता है, और काफ़ी सुंदर बनाया है, मैंने सुना है। आज पहली बार देखूंगी मैं भी कि नमो घाट है एक्चुअली में कैसा है। बाकी आपको बोट राइड के मज़े कराएंगे, सनसेट के मज़े कराएंगे। और ये है अभी घाट का नज़ारा। भीड़ कम लग रही है इस टाइम पे और काफ़ी सुकून लग रहा है यहाँ पे। सो अगर आप बनारस आ रहे हैं तो आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आपको बोट राइड ज़रूर करनी चाहिए। मॉर्निंग के अपने अलग नज़ारे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो सीगल्स भी देखने को मिलती हैं। सनसेट के टाइम पे भी आपके बोट के अलग नज़ारे होते हैं, क्योंकि सनसेट हो रहा होता है और ऑब्वियसली एवरीथिंग बिकम्स सो ब्यूटीफुल विद द सन सेटिंग बिहाइंड दोज घाट्स। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप बनारस कभी जाएँ तो डेफिनेटली बोट राइड ज़रूर करें। बोट राइड में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप शेयरिंग करना चाहते हैं आप शेयरिंग कर लें, जिसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। अदरवाइज़ आप हमारी तरह पर्सनल बोट भी बुक कर सकते हैं, जैसे कि हमने की थी 1500 रुपीज़ में, और ये उस टाइम के प्राइस हैं जब दीपावली चल रही थी। सो नॉर्मल डेज़ में आई थिंक इस बोट के प्राइस 800 से 1000 रहते होंगे। एंड ये बोट हमको तकरीबन 22 से 25 घाट कवर करा रही थी, एंड जिसमें हम लोगों ने सबसे न्यूएस्ट घाट जो बना है नमो घाट, वो भी हमने विटनेस किया था, जहाँ पे मोदी जी के हैंड की तरह एक जेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ये नमो घाट है। सो नमो घाट से हमें वापस रिटर्न करके इन्होंने जहाँ से हमने ये बोट करी थी वहीं पे ड्रॉप कर दिया था। बनारस आके ऐसा लगता है जैसे किसी ने, मतलब भगवान ने अपने हाथों से जैसे पेंटिंग नहीं होती है वैसे कुछ बनाया और फिर उसके बाद शहर का निर्माण कर दिया उसी के ऊपर। आप जस्ट देखिए, इतनी सुंदर लग रही है ना ये लाइन। चलिए, बहुत अच्छी सी बोट राइड ख़त्म करके बस हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। इसके बाद हम अपना बैग कलेक्ट करेंगे होटल से और फिर डायरेक्टली निकलेंगे एयरपोर्ट। आई होप आपको ये बनारस की सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।